Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students as well as those students who learn something new in the computer science field and also in the commerce field, because the commerce field is collaborate with the computer science and the information technology field with the share market and the business environment in all over the world, and this is the universal aspect of the business intelligence techniques. So in the previous part, we was discuss about the basic criteria of the modeling of the business intelligence techniques, and now we will learn about the next part of the business intelligence techniques. So in the previous part, we was learned till that automation, and in this part, we will start it from the extended scope of the business technique. So what is the extended scope? Extended scope is the data warehousing. Extended address means that when you have a business requirements in the different cities of the country, on that time you will have a loading additional data into the data warehouse and on the central database. For example, you will have a business into all over the country. If it is in the India, so the central location you will decide it into the Mumbai, और आपका जो वेयर हाउस का एक सब ऑफिस हो वो दिल्ली में हो. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मुंबई में एक कोलैबोरेशन में आपका वेयर हाउस बिगर वेयर हाउस हो, जो मेजर वेयर हाउस हो जिसमें आपका सारा रॉ मटेरियल भी रहता है. अब दिल्ली में एक सब है और उसके बाद हर स्टेट में आपका एक डाटा वेयर हाउस है, तो वो एक स्टैंडिंग चीज है. तो सेंट्रल नोड बनानी जरूरी है. सेंट्रल नोड अगर मुंबई बनाओगे तो अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ एरिया वो दूर पड़ जाएगा. नॉर्थ एरिया की एक रीजन में स्टेट्स को जोड़ के लाइक पंजाब हरियाणा हिमाचल को जोड़ के आप दिल्ली में भी सब सेट रख सकते हो. उधर राजस्थान को आगे जोड़ के यूपी को जोड़ के आप जो आगे वाले पार्ट्स है उनको जोड़ के भी बना सकते हो. मुंबई के आसपास के जो एरियाज है उधर जोड़ के आप एक सेंट्रलाइज डेटाबेस जब मुंबई को रखोगे और सब डेटाबेस एक पार्ट में दिल्ली को रखोगे तो दोनों की कोलैबोरेशन में भी एक डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट आपके पास एक बेटर मिल जाएगा. तो ये था हमारा एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन. एक बेटर मिलती है डेटा मार्ट्स को, क्योंकि डेटा वेयर्स का कॉन्सेप्ट है फिर छोटे छोटे डाटा के साथ रिवीलिंग पावर लेना, तो उसको भी एक बेटरमेंट मिल जाती है. नोट इसलिए डाला गया है कि इस फेस में जब आप एंटर हो जाओगे तो सेपरेटली आपके पास डेटा आ जाता है अलग अलग जगह से. डाटा मैट की हेल्प से भी. डाटा मैट हमने कल डिस्कस किया था. जिन्होंने वो टॉपिक नहीं देखा, लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. काइंडली चेक इट आउट दैट पर्टिकुलर लिंक. आपको ज़रूर एक बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो कॉम्प्लेक्सिटी उसमें फिर कम हो जाती है ड्यू टू शॉर्टर पार्ट. रिक्वायरमेंट एवोल्यूशन इज द मेजर क्राइटेरिया ऑफ द बिजनेस इवैल्यूएशन टेक्निक. जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और उसमें कुछ चेंजेस लानी है उसके लिए है ये कि प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग टू अगर आप डिलीवरी प्रोसेस एक पार्ट में कर रहे थे, आपको अगर एक्सटेंडेड पार्ट में उस डिलीवरी प्रोसेस को फॉर एग्जांपल कि सिटी के कुछ पार्ट्स में कर रहे थे, सिटी के कुछ पार्ट्स में नहीं कर रहे थे, तो डिलीवरी प्रोसेस का सपोर्ट आपको ज़्यादा पार्ट्स में रिफ्लेक्ट करना है तो विद इन अ सिस्टम पहले आपको सारी लोकेशन कोलैबोरेशन में उठानी पड़ेगी कि कितने पार्ट्स में आप पार्ट दे सकते हो. फॉर एग्जांपल कि आप एक सिटी के अंदर उसके आसपास के जुड़े हुए विलेजेस में डाटा डिलीवर नहीं कर रहे, विद इन अ सिटी कर रहे हो, तो डिलीवर आपको विलेज वाले भी कहते हैं कि हमें डिलीवर करो. तो एवोल्यूशन उठाओ कि एग्जिस्टिंग क्यूरीज हमारी किसकी आ रही है, सब पार्ट्स की आ रही है तो हमने उसका डाटा उठाना है. बिजनेस की नीड्स देखो, ग्रोथ देखो, रिक्वायरमेंट देखो, कंटिन्यूअलिटी देखो कि आपका प्रोडक्ट बिक रहा है तो ही आपके पास ऐसी चीज़ें आ रही हैं. तो उसका डिफाइन एरिया होगा कि नॉर्मलाइज्ड जो डेटा करो उसको स्मॉल पार्ट्स में करो. और स्मॉल पार्ट में डाटा के जाने का फ़ायदा आपको पता है कि डाटा मैट में हमने डिस्कस किया था कि जब छोटे छोटे पार्ट्स में डाटा डिवाइड हो जाएगा, क्वार्टरली भी आप उठाओगे तो एक एक्सपर्ट सिस्टम बन जाता है जिससे आप एक रिव्यू ले सकते हो कि डेटा वेयर हाउस में हमें ऑपरेशंस इन फ्यूचर कैसे चलाने हैं. सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने अप्रोच देखी है टॉप ओपन सिस्टम की यूनिक्स और रिलेशनल डेटाबेस के साथ. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं कि जो यूनिक्स होता है बेसिकली स्मॉल पार्ट्स का ही एक शेल प्रोवाइडर होता है, और जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें हम सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज को उठाते हैं. सो अब हम देखते हैं कि प्रोसेस फ्लो अगर डेटा वेयर हाउस में विदाउट इन ऑपरेटिंग सिस्टम के करना हो तो कैसे करते हैं. सो मेजर पार्ट है हमारे प्रोसेसेस में चार.
फर्स्ट पार्ट कहता है कि आप एक्सट्रैक्ट करो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन और लोड कर दो अपने किसी भी एक्सेल फॉर्मेट में। पुराना डाटा क्लीन करो और ट्रांसफॉर्मेशन इंपोर्ट कर दो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे में। बैकअप रखो एक आर्काइव फाइल्स का और एक मेजर फाइल्स का। आर्काइव होती है जो आपके यूज में अब नहीं आ रही, आप क्वार्टरली डेटाबेस में से एक ग्रोथ निकाल चुके हो, उसको आर्काइव कर दो। और क्वेरीज जो आ रही है, अगर मेटा डाटा में आ रही है, डाटा अबाउट डाटा में, उसको सॉल्व करो। और अदर सोर्सेज से आ रही है, सोशल मीडिया से, तो उसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक्सट्रैक्ट करना है हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड मूवमेंट के ऊपर। क्या क्या था? वेयर हाउस, यूजर्स, सोर्सेज, एक्सट्रैक्ट करो, लोड करो, क्यूरीज को हैंडल करो। और यही साइकिल आपका चलना चाहिए कि डाटा कलेक्ट करो, उसको वेयर हाउस में डालो, यूजर्स देखो किस तरह के हैं, सोर्सेज आप किस तरह से दे सकते हो, एक्सट्रैक्ट करो इन्फॉर्मेशन, क्यूरीज किस तरह की आ रही है, लोड प्रोसेस आप कैसा दे रहे हो। सो एक्सट्रैक्शन डेटा और लोडिंग की डेटा वेयर हाउस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोलिंग करनी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रोसेस को जब कंट्रोल करना है कि आपका डेटा स्टार्टिंग पे कैसा होगा, कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, चेकिंग कैसे करनी है, टूल्स कैसे आप परफॉर्म करोगे, जैसे एक ग्राफिकल डायग्राम बना के यूजर को दिखा सकते हो, रूट वे आउट कर सकते हो, इनिशिएटिव एक्सट्रैक्ट ले सकते हो कि आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन देनी है या कोई चीज़ आपने चेंज करनी है वेयर हाउस में, तो सिंगल भी हो सकती है वो चेंज। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कस्टमर की कोई प्रोफाइलिंग डेटा है वेयर हाउस में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का, तो इलॉजिकल हम उसे मर्ज कर रहे हैं लिस्ट ऑफ कस्टमर को 8 बजे वेडनेसडे को फ्रॉम अ कस्टमर डेटाबेस। हमने उठा लिया सारा, तो वो जाके सब्सक्रिप्शन में एंटर हुआ 8 बजे ट्यूसडे को। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कस्टमर की डिटेल को पहले एडवांस एसोसिएट सब्सक्रिप्शन दे दी है। जैसे आप रिचार्ज करवाना है, फॉर एग्जांपल कि आपका ड्यू डेट चल रही है रिचार्ज की 26 और टुडे इज द 23 सो इस हिसाब से जब आपकी एंट्री 24 तो 24 को अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उसमें आपका वैलिडेशन चेक जो स्टार्ट होगा वो 26 से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपकी ड्यू डेट जो चल रही थी रीचेक बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वो 26 ही थी। तो इस तरह से डेटा वेयर हाउस में अगर आप कोई डेटा ऐसे भी डाल रहे हो जिसका यूटिलाइजेशन बाद में होना है तो वो भी चेकआउट हो सकता है। लोडिंग द डाटा जितना भी एक्सट्रैक्ट हो, मतलब आर्काइव है, कुछ भी है, क्लीन अप करना है, कोई डिलीशन वाला डेटा है, कुछ भी है, तो वो सारा कंसिस्टेंसी में चेक डालो। क्लीन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हम डेटा को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे, टेम्पररी डेटा भी आना चाहिए, परमानेंट भी जो आपने रख रखा है वो भी आना चाहिए। सो क्लीन के बाद पार्टीशन में डेटा आप जो ले रहे हो उसको भी ले लो। एग्रीगेशन मीन्स होता है कि सामने वाले को जो कॉन्सेप्ट आप नहीं दिखाना चाहते, जैसे थर्ड पार्टी वेंडर हो, तो थर्ड पार्टी वेंडर में आप किसके साथ कोलैबोरेशन किए हुए हो, आप डायरेक्ट उसको राइट नहीं देना चाहते, तो वो एग्रीगेशन में आएगी सारी टेक्निक। और क्लीनिंग का मेथड की लोडेड इनटू अ स्ट्रक्चर में अगर करना है, लेवल वाइज करना है, मीन्स हमने जैसे बात की कि मुंबई में है डेटा वेयर हाउस, दिल्ली में है, फिर एशिया पैसिफिक के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है, तो इसको क्लीनिंग में फिर आपको विद इन इटसेल्फ करना होगा, इनर पार्ट को पहले, फिर डेटा विद इन द सेम डेटा सोर्स, मतलब कि जो कोलैबोरेट होके मल्टीपल वेयर हाउसेस से, सिटी से आ रहा है हमारे पास डेटा, उसको फिर सोर्स सिस्टम से जहाँ से हमने डेटा उठाया था, जहाँ से नॉलेज मिली कि रॉ मटेरियल कहाँ पड़ा हुआ है, फिर प्रोसेस की वैलिडेशन, पार्टीशन करो फिर। और एग्रीगेशन की हमने बात कर ली है कि फैक्ट्स जो कॉमन क्यूरीज के होंगे वो उठा लो और बैकअप को, आर्काइव डाटा को भी एंटर कर सकते हो, क्यूरी मैनेजमेंट प्रोसेस भी चला सकते हो अगर यूजर की डिपेंडेंसी आपके डेटा वेयर हाउस तक आ सकती है, कि आप मॉनिटर कैसे करते हो चीज़ों को, डायरेक्ट कैसे लेके आते हो, कोई बिजनेस पार्टनर आपने यहाँ जोड़ना है तो क्या उसको एक इफेक्टिव में दिख रहा है आपके पार्ट पे कि वो जुड़ेगा तो उससे भी फायदा होगा, या आपको कोई लॉस ना हो जाए, उसकी भी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में अब ये बिजनेस एनालिसिस के साथ कैसे फ्रेमवर्क करेगा डेटाबेस का सारा कॉन्सेप्ट जो डेटा वेयर हाउस का है। बिजनेस एनालिसिस में जब इसने एंटर करना है तो इसने परफॉर्मेंस चेक करनी है कि क्रिटिकली कोई एडजस्टमेंट तो नहीं बिजनेस में करनी पड़ेगी अगर हमारे साथ कोई नए कस्टमर्स जुड़ते हैं, कोई नया शेयर होल्डर जुड़ता है, तो इक्विटी आपको उन्हें देने के बाद 10% इक्विटी दे रहे हो आप, कुछ भी दे रहे हो तो कोई लॉस तो नहीं होगा।
डेटा वेयर हाउस में प्रोवाइड कंसिस्टेंसी, कस्टमर्स की देखो, आइटम्स की देखो, रिलेशन देखो कस्टमर के साथ आपका कैसा है। आप ब्रिंग डाउन पॉलिसीज चला सकते हो, ट्रैकिंग जो करनी है आप उनको अगर ऑर्डर देते लेते हो तो ट्रैकिंग पीरियड में डालो, वो खुद कर पाए। बिजनेस एनालिसिस एक फ्रेमवर्क होगा जिसमें अप्रोच चलेगी टॉप डाउन से, मतलब जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगा कि हमें कैसे काम करना है। फिर डेटा सोर्स भी होगा जिसमें कैप्चर होंगी चीजें, स्टोर होंगी, ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे कि अपडेशन करनी है, कोई क्वालिटी, कोई डिलीशन करनी है, कोई खाने वाली चीज है उसका इंग्रेडिएंट कोई चेंज करना है, कोई एज पर द टेम्परेचर उसको देखना है। व्यू करोगे जब तो टेबल्स और डायमेंशंस में होना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो बिजनेस की रिव्यू करोगे तो व्यू पॉइंट बहुत मैटर करता है एंड यूजर का। 3 टायर आर्किटेक्चर है हमारे डेटा वेयर हाउस का, बॉटम टायर, मिडल टायर एंड आपका जो पार्ट होता है वो टॉप टायर है। अब हम देखते हैं टॉप टायर, मिडिल टायर और बॉटम टायर में होता क्या है। सबसे पहले आप एक्सट्रैक्ट करते हो डेटा, कुछ करते हो आप एंड यूजर से, कुछ करते हो आप एक्सटर्नल सोर्सेस से कि ऑलरेडी वो चीज़ बनी हुई है, कुछ आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं और उन दोनों से जो एक नॉलेज बनती है वो जाती है एक्सट्रैक्ट, क्लीन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोड रिफ्रेश में। जब उसमें एंटर हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली जब हमारा डेटा कलेक्ट हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, तो बॉटम टायर में क्या होगा, बॉटम टायर में सारी मॉनिटरिंग होगी, एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह का काम करना है। डेटा वेयर हाउस में डेटा मार्ट की टेक्नोलॉजी साथ में चलाओ कि पहले डाटा कहीं ज़्यादा पड़ा हुआ है उसके बाद डेटा मार्ट पे आप थोड़ा थोड़ा कलेबोरेशन में डेटा जो है डालना शुरू करो कि आइटम्स, सेम टाइप के आइटम्स डेटा मार्ट में डालनी शुरू करोगे। फिर जब मिडल टायर में एंटर करोगे तो वहां पे क्या होगा, सर्वर चलेगा हमारा OLAP का जो कि कंसेंट करेगा कि एनालिटिकल टेक्निक्स को हमने अब चलाना कैसे है, क्योंकि OLAP भी हमने इसके बाद स्टार्ट करना है कोलैबोरेशन के बाद कि OLAP हम डिटेल में पढ़ेंगे होता क्या है। तो उसका पार्ट हमें क्यों डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी आपके सामने आ गया है कि वेयर हाउस में ही जब इसका आर्किटेक्चर वर्क करता है OLAP का तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पार्ट पे चलना शुरू हो चुका होता है। तो OLAP हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम इसको देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो हमारे पार्ट पे अब OLAP ही आ गया है। OLAP की जो अब स्टार्टिंग फॉर्मेट में हमारे पास चीजें आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं कि सर्वर ने जब मल्टी मिडल टायर पे एंटर होना है तो उस टाइम के ऊपर उसे OLAP सर्वर की हेल्प हमेशा चाहिए होती है। तो OLAP जो बिजनेस इंटेलिजेंस में हम यूज करते हैं वो है क्यों, क्योंकि अब वेयर हाउसेस ऑनलाइन के साथ जुड़ गए हैं। तो OLAP क्या है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ये एक टेक्नोलॉजी होती है जो ऑर्गेनाइज करती है लार्ज बिजनेस डेटाबेसेस को और सपोर्ट करती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर क्यूरीज आपकी कोई नेगेटिव ट्रांजैक्शनल सिस्टम में एंटर हो गई है तो उसको भी ये हैंडल करती है। और एक टर्म होती है OLTP। OLTP एक डिफरेंट टर्म है क्योंकि OLTP है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। एनालिसिस अलग है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग अलग है। जो एनालिटिकल प्रोसेसिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज के साथ वर्क करती है और जो हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है उसमें हम जो कैप्चर कर रहे थे डेटा, स्टोर कर रहे थे डेटा, कुछ भी कर रहे हैं ना, स्टोर कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, हमने पीछे पढ़ा है, तो प्रोसेस कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रांजैक्शन चलानी है कोई रियल टाइम के अंडर की। यूजर को अगर आपने कोई ऐसा लिंक प्रोवाइड करवा दिया है कि जो वो बेसिकली ट्रैकिंग कर सके लोकेशन, तो रियल टाइम लोकेशंस भी आपको ऑन करनी पड़ती है। सो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर जो होते हैं वो डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को मल्टीपल डेटाबेस के साथ वन टाइम कोलैबोरेट करते हैं। जैसे सेल्स एनालिसिस हो गया, मार्केट की कोई रिसर्च हो गई, कोई बजट आपने देखना है, तो वो OLAP सर्वर आपकी बहुत हेल्प करेगा इस टाइम के ऊपर। टॉप टायर में जो होती है क्वेरी रिपोर्ट्स जो भी आपने उससे बनाई है, क्वार्टरली कोई भी चीज बना रहे हो उसकी रिपोर्ट्स बनेंगी, एनालिसिस होगा कि कितना हमने ग्रोथ किया है, पर मंथ ग्रोथ कितनी जा रही है, नेगेटिव में अगर सेंस गई है तो बार ग्राफ बना सकते हो, पाई ग्राफ बना सकते हो, लाइन ग्राफ बना सकते हो।
हिस्टोग्राम बना सकते हो। बेटर टू बी की बार ग्राफ के साथ ही आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। और डेटा माइनिंग की जो टेक्निक यहाँ पे क्यों लगाई गई है, क्योंकि डेटा माइनिंग भी बहुत ज़्यादा वर्किंग में ही होती है इसके साथ। बेसिकली डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि जब आप प्रोसेस करोगे, सॉर्टिंग करोगे, लार्ज डेटाबेस या लार्ज रॉ मटेरियल है उसकी सॉर्टिंग करोगे, चेक करोगे कि अगर कोई इंग्रेडिएंट है वो आपने रो बहुत ज़्यादा उठा लिया है तो उसकी मिक्सिंग किसके साथ हो सकती है। अगर एक तरह के प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कि अगर स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच में कैटेगरीज हमने कल डिस्कस की थी, अगर बीपी की वो कोलैबोरेशन लेती है, हार्ट बीट की लेती है, आपके पल्स की लेती है, कुछ घड़ियाँ उसमें नहीं ले रही तो स्मार्ट वॉच में आ रही है तो आ रही है। डिजिटल वॉचेस होती हैं, जैसे डिजिटल वॉचेस के मॉडल अलग अलग होते हैं तो उस कैटेगरी को आप फॉलो कर सकते हो। तो डेटा माइनिंग इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें टेक्निक्स एंड टूल्स एनेबल करें एंटरप्राइजेस को प्रोडक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स के लिए कि ये चल सकती है कि नहीं चल सकती, डाटा माइनिंग में होता है। सो टॉप टायर में जितना भी है वो फाइनेंसिस का भी मैटर देखा जाएगा, और मिडल की हमने बात कर ली है, और लास्ट पार्ट बॉटम की भी बात हो गई है। सो डेटा वेयर हाउस के भी जो मॉडल्स बेसिकली अब होंगे वो वही होंगे, वर्चुअल वेयर हाउस, डाटा मार्ट एंड एंटरप्राइजेस वेयर हाउस। वही रिमेम्बर करने हैं आपने। ऑपरेशंस जो है वो हमने पहले कल भी डिस्कस किए थे कि साइकिल पे प्रोडक्ट हो सकता है, तो बिजनेस कुछ अलग नहीं कह रहा, बिजनेस फॉर्मेट कुछ अलग नहीं कह रहा, क्या वही रहा है। कोलैबोरेशन में सिर्फ उसका आर्किटेक्चर आपके सामने आया नया, बाकी आप पुरानी वीडियो देखोगे तो एक्सट्रैक्शन वही है सारी इसकी, एग्जैक्ट वही एक्सट्रैक्शन, डेटा फ्रॉम द फास्ट लोड सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कंट्रोलिंग प्रोसेस आ गया, स्टोर प्रोसेस आ गया, कॉपी आ गई है, फास्ट लोडर्स आ गए हैं, तो कोलेबोरेशन में हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं। सो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, फास्ट लोड करना हो तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे डीबीएमएस भी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओपन डेटाबेस कनेक्शंस होते हैं, जावा के कनेक्शंस हैं, एसएसपी का अपना सॉफ्टवेयर है, कॉमर्स के अपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं जिसमें आप बिजनेस टेक्निक को चला सकते हो। जो कॉमर्स के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम अपना डेटा वेयर हाउस की बात कर सकते हैं, तो वो सबसे पहले ई कॉमर्स के अपने सॉफ्टवेयर हैं, जैसे बिग कॉमर्स है, या कॉमर्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स का सॉफ्टवेयर सूट भी आता है, जिसका आपके पास एक कोलैबोरेशन भी आएगा कि स्केयर फॉर सेलिंग इन पर्सन ऑनलाइन भी है हमारे पास, बिग कॉमर्स लार्ज वॉल्यूम सेलर्स भी मिल जाती है, विक्स भी है एक जो बिल्डिंग कंप्लीट साइट मिलती है जो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के साथ वर्किंग करती है, शॉपिफाई एक ऐप है ऐसी, स्केयर स्पेस है, वू कॉमर्स है। कॉमर्स के सॉफ्टवेयर में स्टैंड अलोन प्रोग्राम सबसे बेटर चीज़ होती है बेसिकली। तो आप वेयर हाउसिंग में, इंश्योरेंस में, 6 ब्रांचेस है ना ये कॉमर्स की, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग और एडवर्टाइजिंग, ये कॉमर्स की अपनी 6 मेन ब्रांचेस होती हैं, जिसमें ट्रेड फैसिलिटीज एक्सचेंज होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग कंपनीज में, नेशंस में, रिटेलर्स में, कस्टमर्स में। तो जो कस्टमर्स होते हैं वो हमारे B2G भी होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, B2C भी, B2B भी होते हैं जो बिजनेस टू आपके कंज्यूमर होते हैं, जो B2C होते हैं वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी होते हैं, C2C भी होते हैं, कंज्यूमर टू बिजनेस, एंड B2B2C भी होते हैं जो बिजनेस टू कंज्यूमर है। देयर आर 5 टर्म्स। तो जो स्ट्रैटेजी में मॉडल ड्रिवन एक्टिविटी होती है वो ई कॉमर्स की जो यहाँ पे चल रही है वो 6 टाइप्स की है हमारी, जो हमने अभी डिस्कस की है ना, B2G, B2B, B2C, C2C, C2B एंड B2B2C। अगेन आई रिपीट, बिजनेस टू गवर्नमेंट तो B2G, बिजनेस टू बिजनेस B2B, B2C इज बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर तो B2C, तो आपका B2BG जो होगा वो हमने अभी जो डिस्कस किया था पॉइंट उसी में से है। B2B2C इज बिजनेस टू कंज्यूमर, C2B इज कंज्यूमर टू बिजनेस। ये कोलैबोरेशन इसमें चल रही होती है जो ई कॉमर्स के सॉफ्टवेयर के साथ होती है। सो होप सो ये आपको अंडरस्टैंडेबल फीचर्स मिल गए होंगे with the collaboration of every database with the information technology and the business strategy। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे वेयर हाउस की अपनी स्ट्रेटजी के साथ कि अगर वेयर हाउस में डिसाइड करने हैं फीचर तो कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि सामान किस तरह का रखना चाहिए और उसका
थर्ड पार्टी एंट्री होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए. Hope so you like that video, and if you feel that any type of question in your mind, you can ask without any hesitation. So next tutorial definitely uploaded very soon by tomorrow. Till then, take care. Thank you. God bless you.